Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kimia Organik 1 atau disingkat KO1, pertemuan ke-12 ini saya akan membahas mengenai radikal bebas. Jadi, apa sih radikal bebas itu dan bagaimana reaksinya? Itu kira-kira yang akan saya bahas di video materi kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya akan memberikan satu video singkat dulu mengenai free radicals. Sumbernya dari ATP Stargy YouTube channel. Oke, diperhatikan baik-baik ya videonya. हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा कार्बोकेटाइन के बारे में। आपने जाना कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कार्बेनाइन कैसे बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है। आइए इस बार देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसी स्पीसी है, कैसे वो बनती है, क्या वो होती है, उसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फ्री रेडिकल होता क्या है और कैसे वो फॉर्म होता है। तो देखिए, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी नहीं होने की वजह से प्लस माइनस होने की प्लस माइनस इसमें नहीं है, इसी कारण ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए जनरली हम हाई टेम्परेचर या लाइट यानी फोटोन का एच न्यू का यूज़ करते हैं। तो यानी या तो थर्मोलाइसिस करते हैं या हम इसको फोटोलाइसिस करते हैं। तो आपने देखा फ्री रेडिकल इज जनरली फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लाइट। तो देखिए वो एनर्जी जो है वो हमें मिली, एनर्जी मिली, वो एनर्जी आने के बाद ये बॉन्ड वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशंस बढ़ते रहेंगे, एक लिमिट के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद ये जो CH3 है उसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला और ये न्यूट्रल रहा। वाई इट इज़ अ न्यूट्रल स्पीसी, बिकॉज इसमें जो कार्बन के ओरिजिनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं पहले भी 4 थे और अभी भी क्या है, 4 ही हैं। ये जो स्पीसी बनती है इस स्पीसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। इट इज़ नोन एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पे ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इस पे डॉट यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग से इसको मिला है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसी कारण इट इज़ हाईली हाईली अनस्टेबल। ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ताकि जल्दी से इसकी क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए। आप सभी को पता होगा पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी अचीव होती है। उसके अलावा इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। आप काउंट कीजिएगा इसको पॉज करके, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास टोटल है। यानी ये जो स्पीसी है इसको बोलेंगे इट इज़ अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 2 यूनिट बने हैं मिथाइल रेडिकल के, और ये रेडिकल जो है ये अनस्टेबल तो है ही बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल के बारे में आपने देखा कि कैसे वो बनता है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, और इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आइदर हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आइए अब देखते हैं शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेथाइल रेडिकल। व्हाट इज मेथाइल रेडिकल? दिस इज मेथाइल रेडिकल। इसको अगर हम ओपन करके रफली बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होंगे और एक डॉट यहाँ पे होगा। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। sp2 होने की वजह से द शेप ऑफ द रेडिकल विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपने देखा फ्री रेडिकल की शेप जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए इसकी शेप को कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। ये कार्बन है, एक बॉन्ड होगा अबव द प्लेन यानी आपकी तरफ आ रहा है, ये स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो डायरेक्शन आपको इसकी दिखाई दे रही है, डायरेक्शन कहाँ लाई कर रही है, ये डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में ये आपके फेस की तरफ बाहर की तरफ निकला होगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन जो होगा वो स्क्रीन के पीछे गया हुआ है, डैश दिखाने का मतलब यही है। और एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये स्क्रीन पे लाई कर रहा है, जो आपके फ़ोन की या आपके टैब की या लैपटॉप की स्क्रीन है। अब इसके बाद यहाँ पे एक हाफ वेकेंट पी ऑर्बिटल भी होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो वी हैव हाफ एम्प्टी और हाफ फिल्ड, इसको हाफ फिल्ड भी बोल सकते हैं या हाफ वेकेंट भी बोल सकते हैं। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व
नहीं होगा। तो इसकी शेप को आप इमेजिन कर सकते हैं, इसकी शेप इज प्लेनर। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है ये पूरा का पूरा रेडिकल? ये प्लेन लाई कर रहा है एक्स जेड प्लेन। अब ये एक्स जेड प्लेन कौन सा है ये आपको समझना है तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है उस प्लेन को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। सो गाइज दिस इज फ्री रेडिकल, ये उसकी शेप होती है और ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, लव यू। Oke, cukup jelas ya, walaupun mungkin logatnya ya logat-logat India begitu ya. Moga-moga saya bisa dimengerti. Tapi ya, saya akan jelaskan lagi mengenai materinya. Pertama mengenai radikal bebas itu sendiri. Jadi, apa itu radikal bebas? Jadi, radikal bebas adalah suatu molekul yang kehilangan elektron. Sehingga molekul tersebut akan menjadi tidak stabil, unstable. Dan dia akan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul atau sel lain untuk mencapai kestabilan. Jadi, bisa dibilang kalau radikal bebas itu adalah atom atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan atau digambarkan dalam dot tadi, titik, seperti yang di video barusan. Radikal bebas ini merupakan spesies yang sangat reaktif karena tidak stabil sehingga umurnya pun pendek. Dan radikal bebas dibentuk jika ikatan terbelah menjadi dua yang sama, sehingga setiap atom mendapat satu dari dua elektron yang dipakai untuk berikatan. Namanya adalah pembelahan homolitik. Oke, reaksi radikal bebas kira-kira seperti ini. Jadi radikal bebas dihasilkan dari reaksi pemutusan ikatan secara homolitik, seperti yang saya jelaskan barusan, sehingga elektron ikatan itu akan diemban oleh masing-masing spesies radikal bebas. Jadi misalnya ada AB, dia akan putus nih. Masing-masing unsur A dan B dia akan memiliki satu dot. Sehingga dia akan memiliki satu elektron yang tidak berikatan sehingga memiliki masing-masing menjadi spesies radikal bebas A dot dan B dot ini. Reaksi ini utamanya itu ada di fase gas biasanya. Dan cirinya yang utama eh, dia itu menyukai pelarut yang sifatnya non-polar ataupun terkatalis cahaya atau adanya senyawa peroksida. Sifatnya tidak selektif dan reaksinya berjalan sangat cepat jika radikal awal telah dihasilkan pada rangka inisiasi. Dan reaksi cepat dari radikal ini itu bisa dihambat dengan senyawa yang bersifat radikal scavenger atau namanya inhibitor. Nah, sejarah radikal bebas, ya ini sedikit ya intermezzo. Jadi tahun 1900 radikal trifenyl pH3C itu biasa dihasilkan dari pH3C dot. Ini dapat dihasilkan dari reaksi pH3CCl dengan Ag, di mana radikal ini dapat bereaksi dengan oksigen di udara atau dengan halogen. Reaksinya seperti ini, pH3C dot ditambah O2 menjadi pH3 COO dot ditambah pH3C menjadi pH3COOC pH3. Radikal pH3C dot ini harusnya tiganya di bawah ya, mohon maaf. pH3C dot yang warnanya kuning itu dapat mengalami reaksi kesetimbangan dengan bentuk dimer yang tidak berwarna yang bisa dianggap sebagai pH3C atau CpH3. Tiganya di bawah ya. Baru pada tahun 70 diketahui bahwa dimer tersebut menggunakan spektrometer 1H NMR. Jadi seperti ini, misalnya ada yang kuning ini, radikal pH3C atau 2pH2C dot, itu bisa mengalami reaksi kesetimbangan menjadi tidak berwarna seperti ini, dimer yang tidak berwarna, menjadi CpH3 dan H, lalu seperti ini, dan ada CpH2. Oke, itu kira-kira sejarah penemuan pertama radikal bebas. Next adalah pembentukan radikal bebas. Jadi reaksi-reaksi utama yang dapat menghasilkan radikal bebas itu adalah reaksi fotolisis, termolisis, dan reaksi redoks yang utamanya melibatkan perpindahan atau suatu elektron. Misalnya ion anorganik, logam, atau reaksi elektrolisis. Nah, contohnya untuk reaksi fotolisis itu bisa dapat terjadi apabila senyawa tersebut dapat menyerap energi pada daerah ultraviolet atau sinar nampak. Jadi contoh reaksinya seperti ini, dalam suasana HV atau ultraviolet, ROCl bisa pecah atau mengalami pembelahan homolog itu menjadi RO dot dan Cl dot gitu. Atau RONO itu bisa pecah menjadi RO dot dan NO dot.
Bedanya dengan termolisis, fotolisis ini punya dua keuntungan, yaitu bisa memberikan peluang untuk pemutusan homolisis yang sulit dilakukan secara termolisis. Jadi, homolisis itu lebih mudah dilakukan apabila menggunakan cahaya. Dan energinya pada satu tingkat tertentu dapat dialihkan ke suatu molekul, sehingga tidak terjadi reaksi pirolisis. Oke, itu kira-kira. Jadi nggak ada reaksi sampingan pada reaksi fotolisis ini. Sedangkan pada reaksi termolisis, ini reaksi termolisis ini bisa menghasilkan radikal pada umumnya memiliki energi disosiasi ikatan kurang lebih 165 kJ per mol atau sekitar 40 kilokalori per mol. Yang memenuhi syarat ini adalah peroksida dan senyawa azo. Dan jika senyawa peroksida atau azo ini tidak punya substituen yang dapat menstabilkan struktur radikal, itu diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk menghasilkan radikal. Jadi memang butuh suhu yang cukup tinggi ya untuk menghasilkan radikal dengan termolisis ini. Contohnya MeCCOO2 itu punya waktu paruh 200 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau pH COO2 itu hanya setengah jam saja. Kenapa? Ini disebabkan karena stabilisasi radikal bebas oleh adanya delokalisasi elektron pada gugus fenil. Jadi ada fenil ini memiliki gugus delokalisasi elektron sehingga dapat menghasilkan radikal bebas lebih mudah dibandingkan MeCCOO2 ini. Kira-kira seperti itu untuk termolisis ya. Terakhir adalah reaksi redoks, di mana reaksi redoks yang dapat menghasilkan radikal itu biasanya melibatkan perpindahan satu elektron. Misalnya, ion Cu+ ternyata dapat mempercepat terjadinya senyawa radikal peroksida asil. Ini merupakan cara terbaik dalam menghasilkan radikal ArCO2 karena dengan cara termolisis itu dapat terjadi resiko peruraian. Jadi akan terjadi peruraian lanjut menjadi radikal Ar dot ya. Dan CO2 Cu+ yang juga terlibat dalam pengubahan garam diazonium air N2+Cl- menjadi air Cl dan N2 ini pecah ya atau namanya reaksi Steinmeyer. Zat antaranya kemungkinan besar adalah Ar. Reaksinya seperti ini, Ar CO2 ditambah Cu plus menjadi Ar CO2 dot ditambah Ar CO2 minus plus Cu2 plus. Itu kira-kira untuk reaksi redoks yang menghasilkan senyawa radikal bebas. Oke? Oke. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk radikal bebas ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.